दोस्तों, एक परिवार में दो भाई होते हैं। एक भाई मुंबई में रहता था, एक भाई गांव में रहता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों भाइयों के बीच में 15 सालों तक कोई बातचीत नहीं हुई, इनकी मुलाकात नहीं हुई। बड़ा भाई मुंबई में रह जाता है, छोटा भाई गांव में रह जाता है। लेकिन 15 सालों के बाद जब बड़ा भाई मुंबई से अपनी बेटी के साथ गांव आता है, तो दोस्तों अपने उस भाई की हालत देखकर, उसके बच्चों की हालत देखकर उसका कलेजा फट जाता है। क्योंकि जिस दिन ये दोनों बाप बेटी वहां पर पहुंचते हैं, वही दिन उसके भाई और उसके बच्चों का आखिरी दिन होता है। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा टाइम निकाल कर ये कहानी सुने, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस की। एक भाई का नाम मदन होता है, छोटे भाई का नाम मोहन होता है। मदन जो है वो मुंबई में काम करता था, उनके पिताजी नहीं थे, अपनी माँ के साथ दोनों भाई रहते थे। तो मुंबई में वो काम करते करते एक लड़की जिसका नाम सुंदरी होता है, उससे वो प्रेम कर बैठता है और उसी से शादी कर लेता है। सुंदरी जो है मुंबई में ही रहती थी, हालांकि उसका घर उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन वहीं पर पैदा हुई, वहीं पर पली बढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी। और उसके माँ बाप भी बहुत मुद्दत से वहीं पर रहते थे, गांव से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो सुंदरी से मदन का प्रेम हो जाता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मदन सुंदरी को अपने गांव लाता है, लेकिन उसके घर आने के बाद उसका मन लगता नहीं है। उसे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसके बाद वो कुछ दिनों तक बहुत ही मजबूरी में वहाँ पर रही, जो भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन रही, और उसके बाद फिर वो मुंबई चली गई। मदन और सुंदरी दोनों मुंबई चले गए, लेकिन फिर उसके बाद कभी सुंदरी अपने उस ससुराल में नहीं आई, गांव में नहीं आई, बनारस में नहीं आई। दोस्तों, लेकिन जो मदन था, अब वो अपनी माँ से मिलने जुलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए गांव आता रहता था। इस बीच में दोस्तों जो मदन था, उसकी एक बेटी भी हो गई, उसका नाम उन लोगों ने सालू रखा। और वो साल 2 साल में एक बार गांव आता था। यहाँ तक कि जब उसके छोटे भाई की शादी पड़ी, मोहन की शादी पड़ी, तो उसने सुंदरी से बहुत गुजारिश की कि चलो भाई की शादी है, लेकिन फिर भी वो गांव नहीं आई। उसने बोला कि जाओ, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं जाकर वहाँ पर क्या करूँगी। वो आता, अपने भाई का शादी करता है और उसके बाद चला जाता है मुंबई। मुंबई के पवई इलाके में वो लोग रहते थे। अब दोस्तों शादी भी हो गई, फिर भी वो नहीं आई। धीरे धीरे 10 सालों का वक्त बीत गया। उनकी जो बेटी थी वो खुद 10 साल की हो गई, करीब 11-12 सालों का वक्त बीत गया। इस बीच में 4-6 बार मदन गांव आता है, अपने भाई से मिलता है, उसकी पत्नी से मिलता है। उसके 3 बच्चे इस बीच में हो गए, 2 बेटियां हो गई, एक बेटा हुआ। लेकिन ना तो सुंदरी का उन लोगों ने मुंह देखा और ना ही सुंदरी ने उन लोगों का मुंह देखा। लेकिन ये उस जमाने की बात है दोस्तों, 1996-97 की बात है, जब मोबाइल वगैरह नहीं चला करते थे। एक दिन अचानक से मदन को एक पत्र मिलता है जो कि मोहन ने लिखा था, और उसमें लिखा था कि भैया, जो माता जी थी वो तुम्हें याद करते करते इस दुनिया से चली गई, हमारी माता नहीं रही, और अच्छा होगा कि अगर तुम उनके क्रियाक्रम में आ जाओगे तो पूरा परिवार शामिल हो जाएगा, उनके आत्मा को शांति मिलेगा। मैंने भी तुम्हारे बेटी को अभी तक देखा नहीं, 10 साल हो गया उसको पैदा हुए, और शालू को तुम जरूर ले आना, और हो सकेगा तो भाभी को भी ले आना, क्योंकि पूरे परिवार का रहना जरूरी है। और ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कल को हम ना रहें, तुम ना रहो, तो फिर कहाँ से मुलाकात हो पाएगी। तो इसीलिए शालू को तुम जरूर ले आना, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं, हमारे घर की बेटी है, मैंने नहीं देखा, और मेरे बच्चे भी उसको याद करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। हालांकि इन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन इन्होंने सुन रखा है कि एक तुम्हारी प्यारी सी बेटी भी है, तो शालू को जरूर ले आना। अब दोस्तों, जब सुंदरी ये बात सुनती है
तो सारी कहानी बताता है कि माता नहीं रही। तो कहती है ठीक है, अब की बार गांव चलेंगे, क्योंकि जो हिस्से की हमारी ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, अब तुम्हारी मम्मी तो रही नहीं, तो अब उसका बंटवारा होगा, और जो भी हम बेच के चले आएंगे वहाँ पर हमारा क्या काम, हम तो कभी वहाँ पर जाएंगे नहीं, बसेंगे नहीं। अब जो मदन था अपनी पत्नी की आदत जानता था, वो बहुत ख़राब किस्म की थी, अब प्रेम हो गया था, शादी कर ली थी, तो वो शॉक्ड रह जाता है। कहता है कि किस प्रॉपर्टी की बात कर रही हो, 2 ही बीघा तो ज़मीन है, उसके 3 बच्चे हैं, वैसे ही वो परेशान रहता है और तुम उसकी बात कर रही हो। अरे उससे ज़्यादा भगवान ने हमको यहाँ पर दिया है। दोस्तों, एक चाल में वो एक छोटा सा मकान अपना उसने बना रखा था, उसका निजी खुद का मकान था मुंबई के अंदर, वही बहुत था। तो कहता है कि उससे कहीं ज़्यादा गुना कीमत की हमारी ये है, हमारी एक ही बेटी है, तो क्या इतना परेशान होना। और वैसे ही वो परेशान रहता है, किसी तरीके से गुजारा करता है। लेकिन वो जिद पे अड़ गई, बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपना हिस्सा क्यों छोड़ देंगे, क्यों किसी को दे देंगे। अब उसका जो मायका था सुंदरी का बगल में ही था, उसके माता पिता भी थे, भाई बहन भाभी, पूरा परिवार उसका था, यहाँ तक कि उसके मामा वगैरह भी वहीं रहते थे। तो उन लोगों ने भी सुंदरी के बातों का समर्थन किया। उन्होंने बोला ठीक ही तो कह रही है, ऐसे कैसे दे दोगे अपने भाई को, जो प्रॉपर्टी है आधा हिस्सा बेच के चले आना, या वही पैसा दे देगा तो ले लेगा। अब मदन जो था लाचार था, कुछ कह नहीं सका उन लोगों के आगे। फिलहाल जाने का प्लान बन जाता है। जब शालू ये बात सुनती है, उसकी उम्र 10 साल की हो चुकी थी, बहुत खुश होती है कि गांव जाएंगे और वहाँ पर प्रिया से मिलेंगे, रुचि से मिलेंगे, अनुज से मिलेंगे, जो कि उसके चाचा के बच्चों का नाम होता है। तो बहुत खुश होती है। और उसके बाद 2 दिनों के बाद वो लोग वहाँ से आते हैं बनारस अपने गांव। अब जब गांव आते हैं तो आने के बाद मदन जो है अपनी माँ को याद करके रोने लगता है, भाई की व्यथा देखता है, उसके बच्चों की हालत देखता है, मैले कुचैले बच्चे एकदम गरीबी में, और वो रोने लगता है। लेकिन जो सुंदरी थी, अब वो सोचती है कि सास के गहने भी होंगे, उसमें हमारा भी हिस्सा होगा, तो ये सब वो सोचने लगती है। और जो शालू थी वो तो भाई बच्चों के साथ खेलने निकल जाती है। गांव का बगीचा, गांव का पोखरा, गांव का मंदिर, गांव के खेत खलिहान, भाग दौड़ भरी जिंदगी से उसने मुंबई में अभी तक पैदा हुई, वहीं पर रही, वही सब देखी थी। तो वहाँ से निकलकर उस सुकून भरी ज़िंदगी उसे बहुत अच्छी लग रही थी, गांव की ज़िंदगी। लेकिन सुंदरी जो है हमेशा शालू को डांटती रहती थी, उसको दिन में 2-3 बार नहला देती थी कि कहाँ घूम रही है। कभी कभी कह देती थी गंदे बच्चों के साथ घूमेगी, बीमार हो जाएगी, तो यही सब कह देती थी। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। शालू जो है वो घूमती रहती थी, उसकी भाषा भी उन बच्चों को पसंद आता था, खड़ी भाषा में बोलती थी। तो गांव के सारे बच्चे जो थे उसके इर्द गिर्द ही रहते थे। वो होशियार थी, तो वो दिन भर घूमती रहती थी। लेकिन अब क्रियाक्रम भी हो गया। उसके बाद अब वही बात आ गई, सुंदरी ने कहा कि अब बंटवारा होना चाहिए। तो जो भी वहाँ पर लोग थे, चाहे गांव के लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने मदन से कहा कि यार बताओ, मोहन की ज़रा हालत देखो, उसकी दयनीय हालत है, बेचारा गरीब है, गांव में मेहनत मजदूरी करता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है, 3-3 बच्चे हैं, अभी तक माँ को पाला खिलाया, तो क्या तुम 1 बीघा ज़मीन इससे ले रहे हो? 2 ही बीघा ज़मीन है, 1 बीघा तुम्हारी, 1 इसकी है, तो इसको ही दे दो, किसी तरीके से उसमें गुजारा करता रहेगा। तुम तो होशियार हो, मुंबई में तुम्हारा राजमिस्त्री का वो काम करता था, लेकिन छोटा मोटा ठेका भी लेता था जो मदन था। तो कहते हैं तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, तुम इस पर रहम करो। लेकिन अब उसकी जो पत्नी थी वो चित पर अड़ जाती है, कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा हिस्सा तो हम उसको बेचेंगे, या फिर तुम्हें लेना हो तो हमको पैसा दे दो। अब मोहन बेचारा, जो भी उसकी पत्नी के कुछ गहने थे थोड़े बहुत, वो सब बेच आता है, कुछ पैसा कर्ज पर लेता है, और फिर जो है वो अपनी भाभी के हाथ में रखते हुए उसको दे देता है। कहता है ये ले लीजिए अपने हिस्से का जो भी है। लेकिन अब सारे रिश्तेदार मदन से बोलते हैं कि भाई अब तुम तो यहाँ आने लायक रहे नहीं, तुम अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार तुम कर रहे हो। और मोहन को भी गुस्सा आ गया, उसने मदन से बोला कि भैया देखो, तुम्हें आना होगा तो आ जाना, शालू को ले आना, तुम दोनों हमारे हो, लेकिन भाभी को कभी यहाँ मत लाना, और भाभी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनसे हम सारे रिश्ते ख़त्म करते हैं। और ये बात सुंदरी को बहुत बुरी लग जाती है।
उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन शालू जो है रोने लगती है, कहती नहीं मैं गांव में ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन अब बच्ची थी 10 साल की, उसे क्या पता अभी फ्यूचर कहाँ पर है। तो वो लोग उसको लेकर फिलहाल चले जाते हैं। और फिर 2-4 साल चिट्ठी पत्र से दोनों की बातचीत हुई। दोनों भाइयों की 2 ही 3 बार उन लोगों ने लेटर भेजा एक दूसरे को, लेकिन फिर उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई। दोनों जैसे एक दूसरे को भूल ही गए। कभी कभार शालू गांव आने की जिद करती, क्योंकि उसे उसके जेहन में जो गांव की यादें थीं वो उसे बार बार सताती रहती थी। तो हमेशा कहती थी गांव चलना है। लेकिन दूरियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि ये मुमकिन नहीं था। हालांकि गांव के जो लोग आते थे कभी कभार मदन से उसके भाई की और उसके बच्चों की हालत बता देते थे कि यार तुम्हारा भाई परेशान रहता है, बीमार रहता है, और तुम कुछ खर्चे बचे उसका भी खोज खबर ले लिया करो। लेकिन वही था कि अपनी पत्नी के आगे वो लाचार था। दोस्तों धीरे धीरे और करीब 15 साल बीत जाते हैं। साल आ जाता है 2023 का। इस बीच में जो शालू थी वो 25 साल की हो गई। उसने हाई स्कूल इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया, टेक्निकल कोर्स किया, और उसके बाद फिर वो 40-45 हज़ार रुपये की एक कंपनी में जॉब भी करने लगी। और इधर जो गांव में मोहन था दोस्तों, उसकी हालत खराब होती चली गई। एक दिन क्या होता है, शालू बार बार जिद करने लगी मुझे गांव जाना है, गांव जाना है। और अगर मैं लड़का होती तो अब तक कई बार वहां पर मैं चली गई होती। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कहीं भी आने जाने लायक हो गई हूँ, इतनी समझदार हो गई हूँ, अपनी मैं खुद सुरक्षा कर सकती हूँ, तो मैं अब गांव जाऊंगी ही जाऊंगी। उसकी माँ जो है उस पर लड़ जाती थी, उससे जो है झगड़ा कर लेती थी, कहती थी क्यों जाएगी, कौन है वहाँ पर मेरा। तो वो अपने माँ को ही डांटती रहती थी कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से परिवार बिखरा हुआ है, हम चाचा चाची से दूर हैं। हालांकि इस बीच में दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि उनके घर पे कितना बड़ा हादसा हो चुका है। फिलहाल एक दिन वो जिद पे अड़ गई और खुद ऑनलाइन टिकट निकाल ली, अपना और अपने पिताजी का, मदन जी का, और बोली कि पापा गांव चलना है, चाचा के पास चलना है। अब दोस्तों उसकी माँ बड़बड़ाती रह गई, लेकिन इन दोनों ने नहीं माने और ये दोनों ट्रेन पकड़कर बनारस आ जाते हैं और गांव की तरफ निकल देते हैं। लेकिन दोस्तों जब उस घर पे जाते हैं तो उनका वहाँ की स्थिति देखकर कलेजा फट जाता है। उसी समय जो है पूरे गांव के लोग वहाँ पर जमा हुए थे, और जब जैसे इन लोगों को वो देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं कि इस मौके पर ये लोग भी कैसे आ गए, मुंबई से कैसे आ गए। दोस्तों उन लोगों की हालत ख़राब थी। इससे पहले 2 साल पहले उसके चाची का निधन हो चुका था, इन लोगों को पता ही नहीं चला था। और जो उसके चाचा बचे थे और जो बेटियां थीं, एक का नाम जो प्रिया था, एक का नाम जो रुचि था। दोस्तों इन लोगों की हालत ख़राब थी, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ का सेवन कर लिया था, मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब बताना उचित नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। वो जाता है कीटनाशक की दुकान पर, जहाँ पर बीज वगैरह मिलते थे, दवाइयाँ मिलती थी, तो वहीं से कुछ ले आता है मोहन, और खुद और अपने उन दोनों बेटियों को खिला देता है। और फिर उसके बाद उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और उसका जो बेटा था, जिसका नाम अनुज होता है, जो कि इस समय 20 साल का हो चुका था, उसको उन लोगों ने रिश्तेदारी में भेज दिया था। जैसे ही आते हैं तो जैसे ही ये देखता है मदन अपने भाई की हालत, उनके बेटियों की हालत, वो फूट फूट कर रोने लगता है। फिलहाल उन लोगों को तुरंत ये लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। गांव वाले तो ये सोच रहे थे कि बस अब इनका अंत है, किसी तरीके से इनकी जान निकल जाए, उसके बाद जाकर इनको दफना दिया जाए। लेकिन जब ये आता है तो फिर लेके हॉस्पिटल भागता है, और वहाँ पर जो है डॉक्टर कोशिश करते हैं, पैसे लगाता है, और किसी तरीके से उन लोगों की जान बच जाती है। फिर मोहन कहता है कि भाई तुम हमारी जान क्यों बचाए, आज नहीं तो कल हमें मरना ही है। मदन रोने लगता है, उसको पकड़ कर कहता है ऐसा क्यों कह रहा है तू। वो कहता है क्या करूं, अब वो रही नहीं, और मेरी भी तबीयत खराब रहती है। दोस्तों उसे टीबी की बीमारी थी। वो बोला कि पता नहीं कब मेरी सांस निकल जाए, तो मेरी जो बेटियां हैं, एक 23 साल की, एक 22 साल की है, इन्हें दुनिया नोच खाती, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा था। और तुम्हें क्या पता हमारी
क्या हालत है, हम किस कंडीशन से गुजर रहे थे। कई दिन हमने भूखों रहकर गुजारे, तुम नहीं आए, तुम्हारा रास्ता देखते रहे, इस बेटी का रास्ता देखते रहे कि एक बार तुम लोगों के दर्शन हो जाए, लेकिन तुम लोग कभी दिखे नहीं। अब जो शालू थी अपने चाचा के छाती पर सर रखकर रोने लगती है, कहती है चाचा क्या करूं, मैं भी रोती थी, लेकिन बेटी हूं, रो ही सकती थी, आ नहीं सकती थी। और वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद वो प्रिया और रुचि को गले लगाकर रोने लगती है। कहती है अब चाहे जो हो जाए, मैं अब आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ लेकर चलूंगी। और दोस्तों तभी उसका भाई, जो कि उन लोगों ने उसे जानबूझकर रिश्तेदार में भेज दिया था कि 2 दिन के लिए, कि ये कम से कम बच जाए, लड़का है, लेकिन दोस्तों वो भी सुनता है तो उसी समय आ जाता है, ये लोग उसको संभालते हैं। अब शालू कहती है कि मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर मुंबई चलूँगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ जो है वो तुम लोगों को जीने नहीं देगी। वो कहती है कि माँ से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद इतना कमाती हूँ कि आप लोगों की देख रेख कर सकती हूँ। अगर माँ को ज़्यादा परेशानी होगी तो नानी के घर जाकर रहेगी, मामा के साथ रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती। दोस्तों उसका आत्मा दुखी हो चुका था। फिलहाल जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, 4-6 दिन बाद ये सारे लोग मुंबई पहुंचते हैं। अब उसकी माँ देखकर तो हैरान हो जाती है। सुंदरी जब देखती है, कुछ दिन तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर वही, इनको पता था कि ये जो है सुकून से ना रहेगी ना रहने देगी। उससे पहले जो शालू थी उसने फ्लैट ले लिया किराए पर, वहाँ पर अपने चाचा को और उसके 3 बच्चों को रख दिया और खुद वहीं पर रहने लगी। और फिर धीरे धीरे समय बीता, उसने रुचि का और प्रिया का कहीं पर काम लगवा दिया, अनुज का भी कहीं पर काम लगवा दिया, अपने चाचा की दवाई कराई, उसके चाचा ठीक होने लगे। दोस्तों उसके बाद 2024 आ जाता है, 1-1.5 साल का वक्त बीत जाता है। कुछ पैसे इन लोगों ने भी कमा लिए, कुछ पैसे शालू ने दिए, मदन जी ने दिए, और फिर जाकर प्रिया की शादी हुई। रुचि की शादी अभी होनी है और खुद शालू की शादी होनी है। शालू हालांकि उन लोगों से बड़ी थी। दोस्तों शालू ने कहा चाहे मेरी जान चली जाए, अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों आज भी ये लोग साथ में रहते हैं। उसकी माँ जो है कभी कभार आ जाती है, सुंदरी आ जाती है, लेकिन अब शालू उसे एक शब्द भी नहीं बोलने देती। दोस्तों अगर उस वक्त ये टाइम पर नहीं पहुंचते, एन वक्त पर जैसे भगवान ने इनको भेज दिया था, 15 सालों के बाद उस वक्त पर पहुंचे जिस वक्त मोहन को शालू और उसके पिता की सख्त ज़रूरत थी। ऊपर वाला महान है कि उसने इतनी दया दिखाई कि उन लोगों की जान बच गई। दोस्तों आज ये लोग पवई में रहते हैं, बहुत ही खुश हैं और ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि हमेशा ये खुशी रहें। तो दोस्तों ये रही कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार नया चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।